नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी आज भी इस बुलेटिन में देंगे। दोस्तों, शुरुआत हम मुख्य खबर से करें उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज विधानसभा में पेपर लीक मामले पर बलवान पूनिया जमकर बोले। दोस्तों, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिर बलवान पूनिया युवाओं के हितैषी है या फिर युवाओं के विरोधी। दोस्तों, इसको लेकर भी बात करेंगे। फसल बीमा क्लेम को लेकर भी बात करेंगे। बजरंग सारण ने भी उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है। आगे क्या फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। दोस्तों, सारी खबरों पर हमारी नजरें रहेगी, लेकिन अब शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया था कुटिया क्षेत्र में। धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसके चलते फरवरी माह में जो आयोजन होने जा रहा है उसकी रूपरेखाओं का आज निर्धारण किया गया और बताया गया विस्तार से क्षेत्र की जनता को, तमाम प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि कितना बड़ा धार्मिक आयोजन बादरा में होने जा रहा है फरवरी माह में और क्या इसकी महत्ता है। दोस्तों, इसकी अहमियत क्या है मैं आपको बताऊं तो अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वाधान में दोस्तों भारतीय संस्कृति के संवर्धन व गो सेवार्थ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है फरवरी माह में। और ये 8 फरवरी से 18 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें 100 कुंडीय महायज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, जो 44 वर्षों बाद में बादरा की पवित्र भूमि पर दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। तो इसको कौन आयोजित करेगा, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, सब आपको बताएंगे। श्रीमंद भागवत कथा का भी आयोजन होगा। श्री शिव पंचायतन प्रतिष्ठा महोत्सव भी होगा, जिसमें लगभग दोस्तों 1.25 लाख शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा। पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम कुटिया में आयोजित किए गए हैं। काशी की दिव्य आरती भी होगी। तो कई कार्यक्रम हैं और कलश यात्रा के साथ, भव्य कलश यात्रा के साथ 9 फरवरी को भव्य कलश यात्रा ये प्रारंभ होगी। तो इसके साथ ही तीव्र गति पकड़ेगा ये जो धार्मिक आयोजन है वो। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वो डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें कमेटी के सदस्य और जो कुटिया परिसर में विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग और बड़ी संख्या में एक कमेटी बनाकर इसका कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। इसका आयोजन किस प्रकार से करना है, लगातार इसमें भंडारा भी चलेगा और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ जो धर्म प्रेमी लोग हैं वो भी आएंगे। और दोस्तों, सुप्रसिद्ध देश के साधु संत भी इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस 100 कुंडीय महायज्ञ की जो परिक्रमा होती है, बड़ी पुनित फल वाली परिक्रमा होती है। 44 वर्ष पहले करपात्री जी महाराज के सानिध्य में बादरा में 108 कुंडीय महायज्ञ हुआ था दोस्तों। उसके बाद में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन बादरा में पहली बार ही हो रहा है। तो इस आयोजन में का भागीदार बनने के लिए उत्सुक है धर्म प्रेमी जन दोस्तों। और 100 जोड़े इसमें बैठेंगे, जो 100 कुंडीय महायज्ञ है उसमें। तो उसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और इसी के चलते आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आयोजित की गई थी। और डॉक्टर गुण प्रकाश जी के अलावा विदिश दत्त शास्त्री जो प्राचार्य है दोस्तों धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के, और मांगीलाल जी महिपाल हैं जो कि लगातार इस धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इसकी पूरी रूपरेखा भी बनाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज की विभिन्न संस्थाएं हो या फिर अन्य धार्मिक संस्थाएं हो। अनेकों प्रकार की संस्थाओं का इससे जुड़ाव है और सारे अपने अपने कार्य में व्यस्त है। अलग अलग प्रकार के कार्यों का निस्तारण किया गया है। अलग अलग कमेटियां बांटकर, कमेटियां बनाकर जो है इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है।
तो ये कार्यक्रम हमने आपको बताया। और इसका विधिवत मैं बताऊं तो 8 से 10 फरवरी को श्री शिव पंचायतन प्रतिष्ठा महोत्सव है, उसका आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है वो 11 से 17 फरवरी तक होगा। 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का जो वाचन है वो किया जाएगा। और इसके अलावा काशी की दिव्य आरती जो है प्रतिदिन साय 6 बजे आयोजित की जाएगी। और श्री पंचदेव महायज्ञ है जो 100 कुंडीय महायज्ञ है वो 11 फरवरी से 17 फरवरी तक अनवरत चलेगा। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक इसकी कार्रवाई जो है वो चलेगी। और 1.25 लाख जो शिवलिंग है उनका रुद्राभिषेक होना है वो 18 फरवरी को साय 7 बजे से इस कार्यक्रम का भी यहाँ आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों कितना बड़ा भव्य धार्मिक आयोजन भादरा की पवित्र धरा पर किया जा रहा है। आप भी इसके भागीदार बने और पुनित फल आप भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं इसमें भागीदारी निभाकर। दोस्तों अब बात करेंगे अन्य आसपास की खबरों का। तो जोगीवाला में दोस्तों एक आई कैंप का आयोजन आज किया गया जिसमें 244 मरीजों ने लोगों ने भाग लिया, लाभान्वित हुए और जांच में दवाइयाँ इसमें फ्री दी गई। दोस्तों डॉक्टर बलवान जलंधरा जो है वो आई हॉस्पिटल भादरा के डॉक्टर है दोस्तों, उनकी सेवाएं आज मिली। और इस अवसर पर डॉक्टर एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे थे। अनेक अन्य चिकित्सीय स्टाफ भी दोस्तों इसमें शामिल रहा। डॉक्टर नेक मोहम्मद डिंग है जो सोसाइटी मैनेजमेंट संभालते हैं दोस्तों, उनकी सेवा भी थी। डॉक्टर फूल मोहम्मद है, अलावा इसके अनेक गणमान्य जनों ने अपनी फ्री सेवाएं इसमें प्रदान की। रामेश्वर लाल है और मांगे राम बेनीवाल है, राजपाल सारण है, इसके अलावा निसार चांदेड़ है, बीरू पटवा है, साहिल खां है, राहुल सोनू खां, आदिल खां आदि अनेकों ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शानदार इसमें अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज तीसरा वनडे खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और भारत ने 2 वनडे न्यूजीलैंड से अब तक जीत लिए हैं। 3 वनडे की ये सीरीज है, 2-0 से सरखला वो भारत जो है जीत चुकी है। लेकिन ये क्लीन स्वीप करने के इरादे से आज भारत उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए और 385 का विशालतम स्कोर टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड को। 9 विकेट पर 50 ओवर में भारत ने यह विशालतम स्कोर बनाया। रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए, अपना 30वां शतक जड़ा, जबकि शुभमन गिल ने भी 112 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने भी 54 रन बनाए। अन्य कोई बल्लेबाज ज़्यादा रन तो नहीं बना पाया। लेकिन अगर तीसरा वनडे भी भारत जीत लेता है, न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप कर लेता है, तो वो वनडे के नंबर 1 पर अर्थात चोटी की टीम बन जाएगी दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो देखते हैं, अभी वनडे जारी है। 1:30 बजे इसकी शुरुआत हुई थी। भारत ने प्रथम पारी अपनी खेल ली है। न्यूजीलैंड अभी अपना खेल जारी रखे हुए, लेकिन न्यूजीलैंड जिस प्रकार से दूसरा वनडे जो भारत ने विशालतम स्कोर बनाया था दोस्तों 390 से ऊपर का, उसका पीछा करते हुए एकदम क्लोज आकर आ रही थी। तो कह नहीं सकते, संभावनाएं बेशक भारत की सबसे ज़्यादा है। आप जब ये समाचार देख रहे हैं, संभवतः इसका परिणाम भी कुछ कुछ आपके समझ आ रहा होगा, या फिर आ चुका होगा, या फिर थोड़ी देर में इसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फसल बीमा क्लेम को लेकर हम बात करते हैं। फसल बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सहारण के नेतृत्व में जो संघर्ष समिति बनी थी वो जिला उप निदेशक कृषि से दोस्तों हनुमानगढ़ में जाकर मुलाकात की दानाराम गोदारा जी से, और उन्होंने सारी परिस्थितियां रखी जिस प्रकार से 2021 का खरीफ फसल बीमा क्लेम जो है किसानों के खातों में बेहद कम मामूली रकम के रूप में आया, और मूंग का क्लेम तो ना के बराबर ही किसानों को मिला है, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। और दोस्तों इसमें जो मामला लग रहा है वो सीधा सीधा आरोप लगाया है बजरंग सहारण ने तो कि इसमें सत्ता में भागीदार लोगों की मिली भगती दिखाई देती है, तथाकथित मिली भगती इसमें दिखाई देती है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। और भादरा में मात्र 55 करोड़ रुपए का ही किसानों के खाते में फसल बीमा क्लेम ये आया है, और इसकी
पूरी डिटेल अभी तक नहीं देना भी इस पूरे प्रकरण पर दोस्तों कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगाता है। तो क्या अब एक बार फिर से किसानों को सड़कों पर उतरना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा फसल बीमा क्लेम को लेकर? 62 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और उससे पहले 45 से अधिक दिनों तक बजरंग सांड के नेतृत्व में डुंगराना में किसान धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो क्या फिर ये सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा? क्या फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान यूं ही पिसते रहेंगे? उनके खातों में कभी बीमा क्लेम आया, कभी नहीं आया, मिली भगती के आरोप लगते हैं। क्या कंपनी की ये कोई साजिश है या फिर कंपनी के साथ किसी नेताओं की मिली भगती है? क्या अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है? दोस्तों सारा प्रकरण इस प्रकार से है कि इसकी तो सुपर जांच होनी चाहिए। और दोस्तों जांच का विषय आ रहा है तो मैं पेपर लीक की बात करना चाहूँगा। अब हम उस विषय पर आते हैं जिस विषय को लेकर बलवान पूनिया ने आज विधानसभा में पेपर लीक पर जमकर अपनी बात रखी। विधायक बलवान पूनिया पेपर लीक पर दोस्तों आज अच्छा बोले और ये भी कहा, चिंताएं भी व्यक्त की कि पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कहा। लेकिन सीबीआई का जमकर विरोध किया और सीबीआई के नाम पर यहाँ राजनीतिक हो रही है, ऐसा कहा। और सरकार को स्पष्ट कहा कि आप सीबीआई के चक्रों में मत पड़िए और राजस्थान की सभी जांच एजेंसियां हैं वो सक्षम है जांच करने के लिए। लेकिन ये समझ नहीं आया दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया आखिर क्यों सीबीआई का विरोध कर रहे हैं? उन्होंने एक हवाला भी दिया था चक राजासर हत्याकांड जो नोहर कस्बे में 2009 में हुआ था दोस्तों। और चक राजासर का जो हत्याकांड था उसके अंदर लंबा संघर्ष चला, धरना प्रदर्शन हुआ। 2016 में जाकर सीबीआई की जांच की मांग दोस्तों कस्बे के हर लोगों ने की। सरकार, विपक्ष के, सरकार के भी बहुत से विधायकों ने इसकी मांग की, लेकिन 2016 में जाकर इसको सीबीआई के सुपुर्द किया गया था। और बलवान पूनिया का कहना है कि सीबीआई की जांच इसमें मिली थी, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ? तो सीबीआई के ऐसे अनेकों केस है जिसमें सीबीआई कोई रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो ऐसे में क्यों सीबीआई के चक्कर में पड़ा जाए? क्यों ना राजस्थान की किसी जांच एजेंसी से पेपर लीक की बढ़िया शानदार तरीके से जांच कराएं? हमारे पुलिस अधिकारी सक्षम है। तो दोस्तों इस पर दो एक प्रकार से इनकी मंशा निकल कर आ रही है। दो प्रकार से, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि दोगला व्यवहार या दोगली सोच यहाँ दिखाई दे रही है। वो दोगली व्यवहार की स्थिति कैसे बनती है दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पेपर लीक की घोर निंदा की जा रही है, पेपर लीक की घटना का विरोध किया जा रहा है और इसमें सरकार को भी जमकर कोसा जा रहा है। लेकिन जब विपक्ष और तमाम सत्ता पक्ष के भी बहुत से लोग ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो बलवान पूनिया सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? दोस्तों बलवान पूनिया आज वो विधायक है जिनकी आवाज़ विधानसभा में सुनी जाती है। वो क्योंकि माकपा के एक प्रकार से वो प्रतिपक्ष के नेता भी है, उनको समय भी कुछ अधिक मिलता है। इस लिहाज से वो अपनी बात रखने में कारगर तरीके से हर बार कामयाब होते हैं और उनकी आवाज़, क्योंकि वो सरकार बचाने में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं, तो सरकार उनकी बातें सुनती है और कहीं ना कहीं मानती भी है। तो वो क्यों सीबीआई की जांच की मांग की फेवर नहीं कर रहे हैं? और चक राजासर हत्याकांड में जैसा उन्होंने कहा तो वहाँ लगभग 7 साल बाद में सीबीआई को ये जांच मिली और लगभग चर्चा उस समय यही थी कि अब जितने भी तमाम सबूत है उनको खुर्द बुर्द कर दिया गया। अब सीबीआई क्या किसी भी संस्था को या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भी इसकी जांच दी जाती है तो वो यहाँ से रिजल्ट निकाल कर निष्पक्ष तरीके से बाहर लाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ऐसे में सीबीआई को यह जांच दी गई थी और जांच चल रही है। कुछ बेशक उसमें अच्छा नहीं निकल के आया जैसी लोगों को उम्मीदें रहती है सीबीआई की जांच में, लेकिन क्या ये पर्याप्त है कि किसी भी मामले की प्रदेश में सीबीआई को जांच ही ना दी जाए? कहीं ना कहीं अगर बात करें हम एसओजी की या और प्रदेश की एजेंसियों की, तो एसओजी तो खुद एसीपी के चक्रों में पड़ रही है दोस्तों। कुछ जो 2 करोड़ का आरोप लगा था दिव्या मित्तल पर, वो प्रकरण अभी पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। और उससे पहले भी 2015 में भी एक बड़ा अधिकारी एसीपी के जाल में फंसा था एसओजी का। तो जांच एजेंसियां, ऐसा नहीं है कि सीबीआई भी बहुत बढ़िया जांच एजेंसी है, लेकिन हमारी सभी जांच
जांच एजेंसियां अच्छी है, जब लोग कह रहे हैं प्रदेश के, जब प्रदेश से एक स्वर में आवाज उठ रही है, हर युवा ये चाहता है, हर विद्यार्थी ये चाहता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और हमारा भविष्य अद्दर झूल में सरकार ना रखे और इसकी सीबीआई जांच दे, दूध का दूध पानी का पानी करे और जल्दी इसकी जांच भी सामने आए। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इसकी अच्छी एजेंसी से जांच हो, पेपर लीक का निस्तारण हो और आज के बाद में आगे पेपर लीक की घटनाएं ना हो, क्योंकि एक के बाद एक इसी सरकार में 8 ऐसी पेपर लीक की घटना हो चुकी है दोस्तों 4 साल में। तो ये बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं सरकार इसकी ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। हम अन्य राज्यों की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में बहुत सशक्त कानून बनाया जा रहा है अभी पेपर लीक को लेकर, और गत 3-4 दिनों पहले उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा सख्त कानून सामने आने की बातें चर्चा है पूरे देश में, और संपत्ति कुड़क करने आदि की बातें की जा रही है और एनएसए लगाकर दोस्तों ऐसे लोगों को जो है वो दंडित किए जाने की भी बातें उत्तर प्रदेश से चल रही है। तो क्या ऐसा सख्त कानून नहीं आना चाहिए? अगर वो नकल मार के दोस्तों, नकल करके पास होके वो अगर इस प्रकार से कुटिल तरीके से वो किसी पोस्ट पर पहुंचते हैं तो वो देश का क्या भला करेंगे? ये सवाल बहुत कचोटता है सभी लोगों को, और छात्र निष्पक्ष रूप से इसकी जांच चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, और जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वो तो दोस्तों सारे के सारे यही चाहेंगे कि हमारी मेहनत का हमें फल नहीं मिल पा रहा है और बार बार पेपर लीक की घटनाओं से हमारा करियर चौपट हो रहा है, हमारे साल बर्बाद हो रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है। तो इन सारे प्रकरणों पर से पर्दा डालकर अब इसकी उच्च स्तरीय जांच सरकार को करानी चाहिए, लेकिन सरकार ने दोस्तों इनकार कर दिया है सीबीआई को ये जांच देने के लिए। राज्य सरकार ने साफ कहा है और मांग खारिज की है सीबीआई को मांग देने की, विपक्ष की मांग को। देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या कोई कानून ही इसको लेकर बनता है, लेकिन अभी तो इसकी उम्मीदें बहुत कम है क्योंकि सरकार उलझी अपने अंतिम बजट में। अंतिम वर्ष है सरकार का, तो सरकार अंतिम वर्ष में क्या करेगी और किस प्रकार से सरकार को बचाए रखना है, इस पर भी ये भी बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। तो हमारी नज़रें दोस्तों लगातार ऐसे प्रकरणों पर बनी रहेगी, लेकिन ये जनता को ही फैसला करना है कि इसकी सीबीआई जांच ही ज़्यादा बेटर है या फिर राजस्थान की कोई एजेंसी इसकी जांच करे। और विधायक बलवान पुनिया जो बार बार सीबीआई का विरोध करते हैं, क्या वो उचित है, क्या वो तर्कसंगत है, क्या वो एक प्रकार से उस जो व्यवहार है उसको इंगित करता है कि हमें केंद्र की सभी एजेंसियों की, केंद्र की सरकार की आलोचना ही करनी है, उसकी किसी भी योजना की ना तो तारीफ करनी है। और सरकार, राजस्थान सरकार की भी अगर कोई ऐसी योजना है या उसकी कोई बहुत बड़ी राज्य में दोस्तों लोगों के बीच में उसकी खिलाफत हो रही है, कड़ी निंदा हो रही है, और ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई कार्य है जिसकी पूरे देश में खिल्ली उड़ रही है, तो उस पर भी नहीं बोलना है और केंद्र की भी इस प्रकार। तो ये तो दोस्तों एक अलग टाइप की मानसिकता है, अलग टाइप की सोच है, सेलेक्टेड सोच है। इसको हम निष्पक्ष सोच कैसे मान सकते हैं? क्योंकि सरकार का तो आप विरोध करते हैं, लेकिन एक अच्छी ऐसी एजेंसी की आप मांग को खारिज करते हैं और उसका विरोध करते हैं कि क्यों हम उस एजेंसी से जांच करवाएं। तो क्या अब तक सैकड़ों जांचें सीबीआई कर चुकी है और उनमें अच्छा रिजल्ट भी आया है, तो वो क्या गलत है? क्या उसमें कोई पक्षपातपूर्ण आरोप आया है? दोस्तों ये एक अलग सवाल है और सोच अपनी अपनी है। लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों आज 24 जनवरी को क्या विशेष दिवस है उसको लेकर। आज सुभाष घई का फिल्मी निर्माता निर्देशक है, उनका 1945 में आज ही के दिन जन्म हुआ था और 1950 को जन गण मन राष्ट्र गान आज ही के दिन घोषित हुआ था। और इसके अलावा 2011 को पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी मिला था और उनका आज ही के दिन निधन हुआ था दोस्तों। तो उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज के दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम 1966 से इसकी शुरुआत की गई थी। और अब हम बात करें दोस्तों मंडियों के
भाव की। तो शुरुआत करते हैं नोहर मंडी से। नोहर में ग्वार के भाव 5825, अरंडी के भाव 6997, चना के भाव 4760, जबकि मूंग के भाव 7875, गेहूं 3061 रुपये प्रति कुंटल, जौ के भाव 2596, मेथी के भाव 5997 रुपये, सरसों 5800 रुपये, मोट 6670, नरमा 8200 और काले तिल के भाव 15400 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि श्री गंगानगर मंडी में गेहूं बिकाया 2811, सरसों बिकाए 5799, ग्वार के भाव 5850, नरमा 8326, मूंग के भाव 7800 रुपये और गेहूं के भाव 2908 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8420, ग्वार के भाव 5800 रुपये, सिरसा मंडी में आज ग्वार के भाव रहे 5817, नरमा के भाव 8194, कपास 9915 रुपये, गेहूं बिके 5850 रुपये, दोस्तों 2850 रुपये। आज सादुलपुर माफ कीजिएगा, राजगढ़ मंडी में आज भाव रहे ग्वार के 5920 रुपये, ग्वार के भाव, मूंग के भाव 7600, चना के भाव 4840, मोट के भाव 6500 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा 2300 रुपये, सरसों 5625 रुपये प्रति कुंटल रही। जबकि आदमपुर आज की अंतिम मंडी के भाव, नरमा के भाव 8331, सरसों के भाव 5750, ग्वार के भाव 5815 रुपये प्रति कुंटल रहे। अब मौसम का मिजाज आपको बताएं तो आज मौसम 24 जनवरी को दोस्तों 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 80 से 90% बादल आज आसमान में छाए रहे और देर शाम को 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की ही रफ्तार से हवाएं चलेगी। लगभग 70 से 80% बादल भी छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी बरसात की भी चेतावनी है, लेकिन यहाँ पश्चिम विक्षोभ जो है वो आगे खिसकता हुआ और लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और रात्रि को भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कल 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहेगा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल जो है वो 20 से 30-40% ही आसमान में कल रात्रि को छाए रहेंगे। तो हल्की बूंदाबांदी बेशक हो सकती है। 28 और 29 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ के चलते, सक्रियता के चलते कहीं हल्की और कहीं भारी बरसात भी हो सकती है दोस्तों। तो अभी मौसम बना हुआ है और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार अभी सक्रिय है, कहीं कमज़ोर, कहीं अत्यधिक सक्रिय, तो कहीं हल्की, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हैवी बरसात भी हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।